नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फाइज़ बुखारी, और मेरे साथ मौजूद हैं आज। रहने दो, बस रहने दो। Let's just skip that. I'll do it myself. द इंट्रोडक्शन पार्ट। Yeah. यार मुझे नहीं करना चाहिए, चलो कर, बताओ कौन। So this is Hira, guys. I am currently working as an HR professional. पिछले कोई 5 साल हो गए तकरीबन, and I have been in social work and activism for the past like 12 years or so. इसके साथ साथ एक छोटी सी NGO है और जो आपने 17 साल की उम्र में शुरू की थी। जी बिल्कुल, वो मैंने 17 साल। चलो, भाई बात करने दो, अच्छा, कंप्लीट करने दो। मैनर्स की कमी है थोड़ी सी, सिखा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। आप शुरू करें, आपका फ्रेम। ठीक है भाई, बोलने। अच्छा, मैं चुप। तो खैर जी, बिल्कुल जैसे कि आपने बोला, मैं आई वाज 17 years old व्हेन आई स्टार्टेड दिस NGO, जो कि एक छोटा सा पौधा लगाया था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बड़ा दरख्त बन गया है। फल भी दे रहा है। फल दूसरों को देने के लिए NGO बनती अच्छा, है, अपने लिए तोड़ने के लिए नहीं बनती है। बट हम ऐसा पौधा ज़रूर बनाना चाहते हैं जिससे हम फल तोड़ के दूसरों को दें। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन गोल एंड दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। इसके साथ साथ देयर लाइक मल्टीपल थिंग्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, लेकिन मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही हूँ। आप अपना ज्वेलरी बिजनेस भी कर रही हैं। हाँ। आप जो है वो जॉब भी कर रही हैं। आप सोशल एक्टिविज्म एडवोकेट भी हैं। आपने 17 साल की उम्र में NGO स्टार्ट कर दी। मुझे ये बताओ हेरा, मतलब 17 साल की एज में बच्चे आजकल, अगर जो हम आज की, तुम्हारी मेरी जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, अभी की जो एक जनरेशन है वो 17 साल की एज में, मैं कुछ को देख रहा हूँ कि बहुत प्रोडक्टिव भी हैं, लेकिन आपको क्या ऐसी चीज़ वो हो गई कि एक NGO स्टार्ट कर दिया? और NGO में होता क्या बेसिकली? यार सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हाँ मैं एक दिन सो के उठी और फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं तो कोई बहुत बड़ा तीर मारूंगी और 30 मार खान बन जाऊंगी और ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। देयर वाज ऑलवेज दिस अर्ज टू डू समथिंग इन मी। कोई इंस्पिरेशन थी? मैं जैसे कि एक तो यार इन लोगों को अपने बारे में बातें करने की पॉडकास्ट में बुला लेते हैं, बातें अपने बारे में करते हैं, दूसरे बंदे को बोलने नहीं देते हैं। यार अच्छा, आप बोलो ना यार, मतलब हाँ, बोलने देंगे मुझे? हाँ जी आप बोलो। हाँ, तो but the part of the conversation is that it's not like that I woke up one day and I thought कि आज तो मैं दुनिया फतह करूँगी। सिंपल सी बात है, एक चीज़ होती है, there is always this fire in your belly if you want to do something in your life, और वो चीज़ आपको ड्राइव करती है अपने लिए सिर्फ काम करने के लिए नहीं, आप टू डू समथिंग बेटर फॉर द कम्युनिटी। तो मुझे हमेशा बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ थी कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना। अच्छा, ये इसके साथ ऐसा हुआ है तो इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो एक कह लें कि एम्पैथी थी शुरू से। और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ मैंने उस पर रिसर्च किया, ये किया वो किया। इट्स समथिंग दैट आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग, because I always saw my parents being very considerate towards it, generous and empathetic towards the people, towards the community. और मेरे फादर भी बहुत सोशल वर्क करते थे अपनी कैपेसिटी में। मेरे ग्रैंडफादर करते थे, मेरे इनफैक्ट मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा जो थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को, ही वाज अ प्रोफेसर, तो बहुत से लोगों को उन्होंने वॉलंटरली पढ़ाया था और उनको स्कॉलरशिप्स दी थी। और सिमिलरली माय फादर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्कॉलरशिप्स इन द नेम ऑफ माय late grandfather. That's and huge. Similarly मेरे जो great grandfather थे, वो भी he was a scholar. He was a very well known scholar in the subcontinent and later on as well. तो I think this is something that I have always been seeing. It's not something, तो मतलब एक तरह से जीन्स में थी आपकी बात? कह सकते हैं। मेरी जीन्स में तो फोन होता है, वॉलेट होता है। जॉइंट पेन नहीं है आपके? वो जीन्स में नहीं है ना वो अपने वो घुटनों में चलते चलते गिर जाते हैं, ये वो। पर खैर ऐसे बहुत गहरी बात कर दी आपने।
It's okay. अभी हम और गहराई की तरफ जाएंगे. ठीक है, Slowly ठीक है. and gradually getting there. मुझे लग रहा है शायद रिग्रेट करने वाला हूँ कि क्यों मैसेज किया मैंने. नहीं. मम्मी मेरे मुंह से निकल गई. वो वाला मीम ना हो जाए मेरे साथ. नहीं please. तो अच्छा, आपकी एनजीओ का नाम क्या है वैसे? फर्स्ट हैंड फाउंडेशन. फर्स्ट हैंड फाउंडेशन. हाँ, फर्स्ट हैंड फाउंडेशन शुरू से एक छोटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुआ था. इनफैक्ट जब मैंने ये स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, तो मुझे खुद नहीं पता था इसको कहाँ लेके जाना है, इसको किस तरह आगे लेके जाना है. बिकॉज 17 एज की जब मैं थी तो उस वक्त आपको बस होता है कि हाँ कुछ काम करना है, इसके लिए ये करना है, उसको इस तरह कर देंगे. तो बहुत छोटे से एक माइक्रो लेवल पे होता था. डोनेशंस इकट्ठे करके किसी की मदद करती, किसी का कोई हेल्थ केस था तो उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, वहाँ पे दे दिए. फिर एक दफ़ा हमने एक सोशल मीडिया पे एक डोनेशन ड्राइव की. वहाँ से पैसे इकट्ठे करके चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल में डोनेट कर दिए, दारुल सुकून चले गए. इस तरह की छोटी एक्टिविटी से फर्स्ट हैंड फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी. और तब फाउंडेशन नहीं थी, इट वाज फर्स्ट हैंड वेलफेयर एसोसिएशन. ठीक है. कोई फिजिकल ऑफिस वगैरह? अभी right now we do not have one because most of our members are in different parts of the world. तो कोई और मोस्टली जितने भी काम करते हैं वो फुल टाइम तो नहीं काम करते, सब अपने पैशन से काम करते हैं. तो इस तरह का नहीं है कि हाँ हम बैठ के एक जगह पे करते हैं. हम अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहाँ से भी जिस तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं वो हम करते हैं. तो बस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से सफ़र स्टार्ट हुआ. और उस वक्त मैं कॉलेज में थी. और जिस तरह फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई तो थोड़ा सा वो होता है ना, आप जब ये काम कर रहे हो सर्कल बड़ा हो गया, थोड़ा सर्कल बड़ा हुआ, लोगों को थोड़ा पता चलना एक्सपोजर शुरू भी मिल हुआ. गया. और फिर सबने पूछना शुरू किया कि हम कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं. तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा टीम भी होती है, एक पावर आ गई है. हाँ, और विजन स्टेटमेंट भी होती है, Exactly. मिशन स्टेटमेंट भी होती है. मैंने तो अपनी लाइफ में ये कभी नाम नहीं सुने थे. I went to CBM to do my BB honors and I came from a completely different background. मैं प्री इंजीनियरिंग से आई थी. तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने वाली, मुझे कुछ विजन, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस आइडियाज, इन सब का कुछ भी नहीं पता था. तब पता चला एंड देन आई थॉट ओके मे बी दिस कैन बी समथिंग बिग. सो आई डिस्कस्ड इट विद माय डैड अगेन एंड उन्होंने बोला कि हाँ व्हाई नॉट, गो अहेड. तो उन्होंने कभी भी मुझे डिस्करेज नहीं किया इस काम के लिए. कभी भी ये नहीं बोला कि क्या ज़रूरत है, पढ़ाई पे फोकस करो और ये करके क्या मतलब फैमिली का सपोर्ट ही मिली है हमेशा? 100% मिली है. आई थिंक मैं कभी भी इतना या छोटा मोटा जो भी मैंने अकम्प्लिश किया है मैं कभी भी नहीं कर पाती अगर मेरे पास फैमिली की सपोर्ट नहीं होती. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मेरे फादर की सपोर्ट नहीं होती. और उन्होंने हर कदम में मेरा साथ दिया है, मेरे छोटे से छोटे डिसीजंस में, बड़े से बड़े डिसीजंस में. अभी पूछ के आई हैं? इतने बड़े YouTube चैनल पे आप आ रही हो, बता कर तो आई होगी, ब्रैग कर रही होगी थोड़ा सा. फाइज बुखारी ने बुलाया. काम की बात कर लें. इस लड़की को मैंने अपनी बेइज्जती के लिए बुलाया है. बातें ऐसी करेंगे तो क्या कर सकता है कोई, नहीं? तो अच्छा हेरा, खैर आपसे तो मेरी कोई 10-12 साल मेरे ख्याल में आपको जानता हूँ और हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन जो भी होती रहती है आपके फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ. रोज़ ही पोस्ट आ रही होती हैं रिगार्डिंग द डोनेशंस और वो बहुत क्लियर केसेस होते हैं इसमें. लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को अब्यूज़ भी करते हैं, स्कैम्स भी होते हैं. कभी आपको लगता है मेरे साथ नहीं हुआ होगा? मैं वही पूछ रहा हूँ कि कभी इस तरह का कोई सीन हुआ है कि कोई आया हो और बाद में पता चला, मतलब आपने डोनेशंस भी जमा कर लिया और बाद में पता चला कि जो केस लेकर आया था वो कोई स्कैमर था, झूठा था? बिल्कुल ऐसा हुआ है. ऐसा बार हुआ है. लेकिन खैर अब उनका नाम लेना कोई अच्छी बात नहीं. बता दो नाम. नहीं, हाँ मतलब ऐसा हुआ था कि ऐसे 1-2 दफ़ा नहीं, इनफैक्ट 5-6 दफ़ा हुआ है. आई मीन धोखा तो कहीं से भी मिल सकता है ना इंसान को. यार बहुत बैड फील हुआ था ऑनेस्टली, क्योंकि जो भी काम इस तरह इंसान करता है वो दिल से करता है. और जब आप किसी की डोनेशंस लेते हो तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हाँ, जिम्मेदारी का काम है ना. मतलब आप मुझे अपने पैसे दे रहे हैं, मुझ पे ट्रस्ट करके दे रहे हैं, मैं आपसे वो अमाउंट ले रही हूँ एक सर्टेन कॉज के लिए ले रही हूँ. फिर बाद में अगर मुझे पता चले कि अच्छा वो केस ही झूठा है, कॉज है ही नहीं, अपना पर्सनल कॉज है जो भी कर, हाँ व्हाटएवर दैट वाज, तो सोचे कि अब एक
ट्रॉमा उसके अंदर बैठे बैठे मिल जाता है. एंड दैट वाज लाइक आई थिंक 4 to 5 times दैट वी डेल्ट विद फ्रॉड केस. ऐसे केसेस, इसलिए तब से मैंने एक रूल सेट किया था, जो केसेस मैं खुद वेरीफाई नहीं करूँगी उनको मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगी, उनको मैं कभी भी पोस्ट नहीं करूँगी. क्या तरीका होता है वेरिफिकेशन का? वेरिफिकेशन का देयर इज लाइक अ प्रोसेस, यू आस्क फॉर देयर डिटेल्स. आपको उनकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए होती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में हो या उनकी एड्रेस हो, फैमिली की डिटेल्स हों, और वो जो भी फैमिली होती है उसको देनी पड़ती है. मैं चाहे आगे डोनर मुझसे मांगे ना मांगे, लेकिन मेरे पास तो फुल तस्दीक के साथ चीज़ें होनी चाहिए ना, बिफोर मैं किसी के लिए डोनेशंस इकट्ठे करूं कि हाँ भाई आपके लिए ये केस है, XYZ केस है और हमें इसके लिए फॉर एग्जांपल 50,000 चाहिए. ठीक है, चाहे वो किसी की खातून की डिलीवरी का केस है या फॉर एग्जांपल किसी का हेल्थ इशू है, उनकी कोई ऑपरेट होगा, कैंसर पेशेंट का है, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशनल केस हो सकता है. आई एम रेडी टू टेक दीज केसेस. आई लव टू डू दैट. आई फील गुड व्हेन आई हेल्प पीपल. एंड फिर आपको जब ढेरों से दुआएं मिलती हैं ना, वो पेट भर जाता है बंदे का. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लुक फॉर. हाँ, ये भी चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर जाहिर है उसके लिए मुझे मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. एंड में पकड़ मेरी होगी अगर झूठा केस हुआ, जो बात है, ठीक है, तो वो उस पकड़ से बेहतर है मैं अभी पकड़ के पूछ लूं कि भाई केस झूठा है या सच्चा है. अब आपने एक आपके पास केस आया और वो स्कैम था, वो बंदा स्कैम है, हाँ, वो पकड़ा गया, अब क्या करती हो उसके साथ? खैर हम ऐसा कुछ बेइज्जती करती हो, पुलिस के पास ले जाते हो, क्या करते हो? यार पुलिस के पास जाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ऑनेस्टली. उसको ह्यूमिलिएट करते हो, थोड़ा बहुत तो करते होगे. नहीं, ह्यूमिलिएट क्यों करूँगी मैं? ह्यूमिलिएट करने का किसी इंसान को, किसी को कोई हक नहीं है. आई वुडंट से दैट. यस, कन्फ्रंट करूँगी मैं, मैं कन्फ्रंट करूँगी इन अ whatever way, but humiliation is different यार. humiliation is something कि आप किसी इंसान की धज्जियां उड़ा दो, आप क्यों करो? तो वो भी तो आपके साथ एक तरह से यही तो आप वो तो नहीं हो ना. उसमें तो आप में और आप में फर्क नहीं रहेगा. हाँ, आपका ज़र्फ अलग है, उस अगले बंदे का ज़र्फ अलग है. तो you are two different people for a reason. So it's not something like अच्छा उसने मेरे साथ गलत किया अब तो मैं इसकी ऐसे नहीं भाई. इतनी नहीं. एक मिसाल की हाँ, बात है. ऐसे एक एड्रेनलाइन वो होता है, गुस्सा तो मतलब आता है उस टाइम. वो एक बहुत ही बुरा सीन हो गया था जिसकी वजह से हमें बीच में रुकना पड़ा. हेरा कुछ मत बोलना, बेइज्जती नहीं करना, अभी बता रहा हूँ. बस नहीं बस सही है, चलो माफ किया. लेकिन चलो हम ना बात कर रहे थे यार, अचानक से मैंने भी कुछ दिन पहले देखा, जैसे आपकी फेसबुक पे पोस्ट आ रही होती है वो तो मैं देखता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, लेकिन अभी सहमत नहीं करता, लाइक करने की, कमेंट करने की करता हूँ. हाँ सही है, ठीक है, ये नहीं करो. लेकिन अभी अचानक से कुछ दिन पहले मैंने देखा बहुत सारे पेजेस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके ऊपर, पोस्ट आ रही हैं. अभी मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ. ये सब अचानक ऐसी कौन सी अकॉम्प्लिशमेंट आपने, ऐसी क्या चीज़ अकॉम्प्लिश कर ली कि आपके ऊपर इतने ज़्यादा? यार फ्रैंकली अभी ऐसा तो कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया है. वो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि हिरा ने जो है वो शी कंप्लीटेड 5 years in HR. वो मेरे पड़ोस में कुद्दूस अंकल रहते हैं, 40 साल हो गए उनको कॉर्पोरेट में. उनके ऊपर तो किसी ने नहीं लिखा. कुद्दूस अंकल को इतनी इज्जत नहीं मिली, अब तो इसमें हमारी क्या गलती है? कुद्दूस अंकल ये आपके पीछे पड़ी है और ये मेरे पीछे पड़ा है. ये मतलब एक बंदे की ये तारीफ कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? क्यों आया है, मतलब ऐसा क्या था, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये तुम तारीफ कर रहे हो भी. हाँ. Is this your way of complimenting someone? Oh यार, a guest? offend हो गया. Do I look offended? Do I? Not at all. बिल्कुल नहीं. तो क्या? नहीं, मैं हूँ offend. अब बताओ. हंसते हो, offend हो रही है यार. मतलब ये एम्पैथी होती है. ये फ्रेंडलीनेस इसको कहते हैं, इसको खुश मिजाजी कहते हैं, इसको मतलब हर जगह सही करना है मुझे. हर जगह सही नहीं करना, हर जगह मैं सही कर भी नहीं सकती हूँ. मतलब मैं हर जगह गलत हूँ.
आप ये कह रही हैं? बैलेंस नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? होती होगी। हाँ, तुमने तो कभी नहीं किया तो तुम्हें क्या पता कि बैलेंस नाम की क्या चीज होती है? अच्छा बताओ ना, वो पोस्ट क्यों अचानक से इतनी ज्यादा वायरल क्यों हो रही? यार, so some people do reach out to me for कभी कुछ, मैंने एक पोस्ट शेयर किया था एक सोशल प्लेटफॉर्म ने कुछ सालों पहले एक आर्टिकल में मुझे फीचर किया था, जो कि मैंने उसको रीशेयर किया, तो इट रीच टू लाइक अ कपल ऑफ पीपल, तो they reached out to me and then they started featuring, which I am really grateful for, honestly. इतना मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी किया है। मैंने नहीं किया तो है, मतलब ऑनेस्टली, अभी मजाक के अलावा मैं तो देखता रहता हूँ, इस वजह से मुझे अंदाजा है जिनको नहीं भी पता उनको भी पता होना चाहिए। एक्नॉलेज तो करे कम से कम बंदा, अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है। अगर आई थिंक एक्नॉलेजमेंट आपको मिल रही है किसी किस्म की, तो उसमें कोई इतना बड़ा कोई आपने तीर नहीं मारा। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ इतना बड़ा तीर मारा है। आई थिंक इट्स जस्ट अल्लाह आपको इज्जत देता है और डिफरेंट तरीक़ों से देता है। और there is this one quote that I think is just coming in my head and I'm just gonna say it. बोल दो बहुत जोर से आ रही है ना। बहुत जोर से आ रही है। बोल दो। So God really builds you up right in front of people who try to break you. Or bring you down. Or bring you down. Nice. तो I think this is sometimes जब आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एक ग्राफ है, ठीक है, there are lows and then there are highs, then there are low times and then there are highs। तो कभी कभी लाइफ में बहुत लो टाइम भी आते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है, बिकॉज गॉड हैज़ ऑलवेज प्रॉमिस्ड यू अ बेटर टाइम आफ्टर इफ यू हैव सफर्ड। इंसान के ऊपर भी है ना, वो खुद कितनी मेहनत कर रहा है। हाँ बिल्कुल लो टाइम्स को हाई टाइम्स पे लेके जाने। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बैठे अपनी विल बैठे पावर भी होती है, अपनी विल पावर होती है, अपना एक आपकी जर्नी होती है, उसके साथ साथ आपको आगे लेके उसको चीज़ को चलना होता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट गॉड्स वे ऑफ टेलिंग यू दैट यू आर डूइंग गुड, हिरा, कीप डूइंग इट। आई टुक इट दैट वे, आई एम नॉट गोइंग, मैं इसको अपने सर पे नहीं चढ़ा सकती। मैं ये नहीं कह सकती हो उसने मुझे फीचर किया, मैं किया, ग्रेट, आई एम थैंकफुल। मतलब कि वो तकब्बुर आ जाना, उस तरह की हाँ, चीज़, वो चीज़ नहीं है, प्राइड आ जाता है। मुझे नहीं लगता अभी मैंने ऐसा कोई तीर मारा है। आई थिंक माई अचीवमेंट, आई डोंट नो व्हाट विल बी द बेंचमार्क ऑफ इट, लेकिन चलिए बड़ापन है आपका। नहीं ऑनेस्टली, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ मैं, कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ हिरा, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप बहुत ज़्यादा बात कर रही थी सोशल मीडिया पे, खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट पे जब बात करते हैं तो बहुत वास्ट टॉपिक है। हाँ, यहाँ पे स्पेशली हम मतलब आप कौन सी एम्पावरमेंट और कौन सी खवातीन के लिए बात करती हैं? ये हमारे यहाँ तो तबके बने हुए हैं ना। जैसे किस तरह के तबके? हम मतलब क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब उनको फाइनेंशियली भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल से भी कर सकते हैं, कर देते हैं। वही कौन सी उनमें से कौन सी खवातीन है जिनके लिए आप जिनके हकूक के लिए आवाज उठाएं? देखो फैज, आई थिंक फैज बोलने वाली थी ना? मैं फैज बोलने वाली थी। यार फैज एक ही चीज है। अच्छा हाँ सॉरी, आई थिंक इंसान को उसी नाम से बुलाना चाहिए जिस तरह वो बुलवाना जो है। हाँ जो है, बट प्रोनाउंसिएशंस आर डिफरेंट ना। अब जैसे मुझे बहुत से लोग हीरा बोलते हैं मैं उनको बोली हिरा, इट्स हिरा, बट नहीं, सबका एक अपना वो एक्सेंट भी होता है। कुछ लोग ज्यादा ड्रैग करके बोलते हैं, कुछ लोग ज्यादा हिरा 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 इज फाइन, हिरा इज माय नेम, बट सम पीपल कॉल मी हीरा। तो वो अब आई थिंक इट्स लाइक इसलिए फैज फाइज, चलो खैर फाइज बोल रबिया रबिया, यू नो, इस तरह का रबिया में बहुत होता है मसला। हाँ तो नहीं, मैं रबिया में ये नहीं कह रहा कि किसी रबिया में कोई मसला है, मैं उस नाम के प्रोनाउंसिएशन में कह रहा हूं। बात गोल कर रहे हैं। हाँ अच्छा, नहीं वो कंप्लीट कर लो, वो मैंने पाया नहीं, मैं तो बोल रही थी रबिया में मसला होता है, इज व्हाट यू वर सेइंग। मैंने कहा रबिया में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल रबिया नाम में मसला है। नहीं, नाम में कब कहा मैंने मसला है? आप कह रही हैं मसला है। मैं क्यों कहूंगी? अभी आपने कहा कि रबिया नाम में मसला है, आपने मैं आपको कोट कर रही हूँ। मुझे नहीं क्यों, मैं तो अभी क्लैरिफिकेशन दे दी मैंने।
कि हाँ प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है। अच्छा ठीक है, लंबी कर रहे हो। हाँ, एक साइड से होती है ना जैसे। हाँ, तो हाँ, तो खैर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, यस, मुझे लगता है कि अगर आप किसी के लिए बोल सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आपको बोलना चाहिए। और जो जुल्म का साथ देता है और जो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलता और वो देख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो भी जालिम है, वो भी उस जुर्म में बराबर का शरीक होता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो मतलब आई फर्मली बिलीव इन दिस। I think this is something that I have also learned from religion, that to never side with the oppressor। चाहे वो किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो किसी औरत के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो किसी ख्वाजा सरा के साथ गलत हो रहा है, गलत है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अब वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इस चीज़ को क्लासीफाई करो। क्लासिफिकेशंस बन गई हैं और ऐसी आई वुड से कि अच्छी बात नहीं है अगर किसी को आप क्लास के लिहाज से कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट, और किसी को रंग के उस तरह कर रहे हो या एथनिसिटी के ऊपर कर बहुत रहे हो, सारी चीजें होती हैं, सेक्टेरियनिज्म वगैरह। हाँ, इन सारी चीज़ों का कोई दुख नहीं बनता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे we're like under this skin, it's the same color of same color of blood. I don't have orange and you don't have blue. I don't bleed pink in the night and yellow in the morning, right? So there's the same flesh, there's the same skeleton formation, everything, और सब ने उसी मिट्टी में मिल जाना एक दिन। तो हम किसी से ऊपर नीचे अपने आप को करें या किसी को समझें कि हमसे नीचे है, आई थिंक ये बहुत ही छोटी बात होती है। आपने जो बात की है वो वैसे बहुत बड़ी बात है जो कही है। अच्छा हेरा, फाइनेंशियल टाइम्स पे अखबार पे आप आर्टिकल्स लिखते हो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है? सिर्फ कॉर्पोरेट पे नहीं, लाइक मुख्तलिफ चीज़ें मेनली मैंने जो देखा वो कॉर्पोरेट के ऊपर मैंने एक दो चार मैंने देखे। मुझे उससे एक जस्ट मैंने निकाला कि यार ये बंदी कॉर्पोरेट पे बात कर रही है। हाँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही होती है। बोलो हद से ज्यादा होती है। क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसके क्या पहलू होते हैं, बताओ यार। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टली मैं कितनी चीज़ें बोलूँ, हर कंपनी की कोई ना कोई टॉक्सिक प्रैक्टिसेस होती हैं, एंड सैडली बात ये है कि वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये 80% इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आप यही देखोगे प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, ओवरवर्किंग हो रही होती है, लेट आवर्स एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर उनकी जो है वो पेमेंट नहीं होती है, सैलरी क्रेडिट भी नहीं मिलता है, अप्रिसिएशन बहुत कम होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये अगर आप देखें इस चीज़ को, अगर आप कोई काम करते हो, कॉर्पोरेट को हटा दो, किसी नॉर्मल तुम घर में दही लेके आ रहे हो, तुम्हारी अम्मी ने बोला है कि बेटा जाओ एक पाव दही तो लेके आना, ठीक है? अब तुम दही लेके आए हो, तुमने अम्मी को दही दी है और अम्मी तुम्हें बोले आए क्या तुम मतलब कोई काम ढंग से नहीं करते, और ये क्या पता वैसे इसको सुनने को तुम्हें मिली हो ये बातें, लेकिन दैट्स लाइक योर मैं आने वाला था, मैंने कहा छोड़ो। That's your mom talking, so we won't even get into that. What I'm trying to say here is that you always strive or work for a little bit of appreciation, and that's okay. It's like a human need to feel seen, heard, and to feel appreciated for their work. मैं अगर एक कंपनी में जा रही हूँ, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक काम कर रही हूँ, अगर मुझे उसकी को मेरा मैनेजर ये नहीं बोलेगा अच्छा गुड वर्क है रा, ये अच्छा है, तुमने 4 काम गलत किया लेकिन 2 उसमें से अच्छे भी किए हैं, आई विल फील नथिंग, शून्य, नो मोटिवेशन एट ऑल, ठीक है? मेरा अगले दिन ऑफिस जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करेगा। दिस इज वेयर HR कम्स इन ना, तभी तो ये HR पॉलिसीज होती हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि अच्छा एम्प्लॉयज़ आपके इंसान हैं, एम्प्लॉयज़ आपके जो है वो रोबोट्स नहीं है, उनको आपने ऐसे चाबी नहीं, वो बचपन में नहीं होता था वो खिलौना उसको चाबी लगा देते थे, चलता रहता था, फिर एकदम, और वो बंदर होता जो ढोल बजाता था। वो मेंटल हेल्थ पे भी आपको बहुत इफेक्ट करती है वो चीज ना।
क्योंकि आप अपना 100% बल्कि आप बियॉन्ड द कैपेसिटी जाके आप कर रहे होते हैं हाँ, अपने ऑफिस के लिए। हाँ, ठीक है, बैठ के आपका अगर 5 बजे ऑफ हो रहा है, 6 बजे ऑफ हो रहा है, आप 9 10 बजे तक बैठे हुए हैं। हाँ, तो कौन कहेगा कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती कॉर्पोरेट? और उसके बाद फिर आपको चलो ठीक है, आपको पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे, आपको कोई वही जैसे आपने कहा कि कोई कंधे पे हाथ रख के 2 अच्छे अल्फाज ही बोल रहे, उल्टा मेरा ख्याल है शायद इंसल्ट भी कर रहे होते हैं कि अगर छोटी सी गलती भी पकड़ ली। हाँ, तो वो चीज़ हाईलाइट की जाती है, मिस्टेक्स हाईलाइट की जाती है, लेकिन अकम्पलिशमेंट्स हाईलाइट नहीं की जाती। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। एंड सैडली इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी हम न्यूज़ में क्या देखते हैं, इंडिया में किसी ने आई थिंक सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ही रोट अ लेटर बिफोर ही टुक हिज ओन लाइफ कि मेरे ऊपर काम का प्रेशर था और मैं उसको नहीं ले पा रहा था एंड आई हैड टू टेक माय ओन लाइफ। ये चीजें पाकिस्तान में भी आपको मतलब मेंटल हेल्थ कितनी डैमेज हो रही है इससे। बिल्कुल होती है, और ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा they take a toll on your mental health. That's why you have to be very considerate. You have to see that your employees are human beings. They're not robots. उनकी उसी तरह फीलिंग्स हैं जिस तरह आपकी। आप उसको कुछ भी कह दो और फिर आप बोलो कि हाँ भाई यार मैं गुस्से में था, या वो नेचुरली इस बात को, अब मैनेजर्स क्या कहते हैं, समझते हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं एटलीस्ट हम इसको 4 पैसे दे रहे हैं ऑफिस आने के, तो ये नेचुरली इस बात को अंडरस्टैंड कर ले कि मैं तो मैनेजर हूँ, मैंने तो ठेका उठाया है इसके साथ बदतमीजी करने का, मैं तो उसे कुछ भी बोल सकता हूँ। दिस इज वेयर दे गो रॉन्ग। यही तो बात आती है कि ये जो हायरार्की बनी होती है तो उसमें वो समझते हैं कि मैं तो इससे ऊपर हूँ, मैं करूँगा इसको ऑप्रेस, और वो हो भी जाता है क्योंकि उसको ज़रूरत है पैसों की, तो क्योंकि अब उसको ज़रूरत है और वो बेचारा ऑप्रेस होता रहता है और फिर एक टाइम आता है कि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो जो अभी आपने कहा कि उस बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मतलब हम बहुत लाइटली लेने लग गए क्योंकि हम लोग शायद इम्यून हो गए इन चीज़ों को देख के सुन के फाइज, और इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि हम बहुत बेहिस हो गए। वही तो मतलब एक शख्स इंसान अपनी जान ले ली उसने, और किसी ने कोई उसके ऊपर उसके बाद भी कोई कुछ कर नहीं रहा उसके ऊपर। थिंग इज कि पॉलिसीज कंपनीज की होती है, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। कुछ कंपनीज हैं जो कि इन सारी एक्यूजेशन से और इन सारे ड्रामे से बचने के लिए पॉलिसीज कभी बनाती नहीं है, और जो ऐसी कंपनीज होती है जो पॉलिसीज ये बना लेती है लेकिन उनको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करती है। सबसे बड़ा आपका एसेट ही आपके एम्प्लॉयज हैं। हाँ, तो हेरा हमें फिर से रोकना पड़ा था। मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, तो नहीं जेन्युइन रीज़न पे रोका था हमने। तो एनीवे यार अभी हम एक बात कर रहे थे जब अपनी कैमरा बंद था, क्योंकि सोशल एक्टिविज्म वगैरह, वुमेन राइट, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, रेप केसेस एक बहुत ज़्यादा अकरिंग इशू बनता जा रहा है हमारे यहाँ। क्या इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या अभी तक सो फार इस पे कुछ किया है? यार हर दूसरे दिन न्यूज़ में आ रहा होता है, कुछ ऐसे रिपोर्ट होते हैं न्यूज़ में आता है लेकिन मेरा 2-3 दिन बाद, एक दिन बाद ही गायब भी हो जाता है। एंड फ्रैंकली ये 2-3 गिने चुने केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं और न्यूज़ में आते हैं, लेकिन होते तो बहुत हैं जो कि कभी दे नेवर मेक इट टू द न्यूज़ और दे नेवर मेक इट टू द हेडलाइंस ऑफ एनी न्यूज़ चैनल। बहुत से न्यूज़ चैनल्स तो अब इनको वो चलाते भी हैं, वो कहते हैं हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो होता रहता है। ज़ैनब का केस था, उस पे सब बोले थे क्योंकि वो शायद पहला ऐसा चाइल्ड अब्यूज का केस था जो हाईलाइट हुआ था। वो भी सोशल मीडिया की पावर थी, मैं तो कहूँगा। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया की पावर थी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाता। अगर हाईलाइट हो पाता तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए दैट कसूर इज द हब ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। व्हाट? या कसूर इन पंजाब इज द हब ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। There are so many cases. That's a really big statement. That is true. That is a true statement. And इससे कोई भी I don't think so. You stand by your words. I stand by my word, and I don't think not a single person is going to disagree with this. आपको पता है अभी ये I think एक रिपोर्ट आई थी वुमेन्स डे पे, अकॉर्डिंग टू दैट more than
I think 900 to 800 cases have been reported of child abuse in Kasur alone. That's around 1000. हाँ बिल्कुल, आप 1000 उसको राउंड ऑफ करके आप कर सकते हो. 1000 के मतलब ये रिपोर्टेड केसेस की मैं बात कर रही हूँ. बहुत ज्यादा है ये तो. आपने ये सिर्फ कसूर की मैं आपको बात कर रही हूँ. लाहौर के अलग नंबर्स हैं, फैसलाबाद के अलग नंबर्स हैं, मुल्तान के अलग नंबर्स हैं, कराची के अलग नंबर्स हैं, और वो बहुत से नंबर्स हैं जो कभी भी रिपोर्ट नहीं होते हैं, और ये जो कभी भी हाईलाइट नहीं हो पाते. चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो आपने कहा सिर्फ कसूर में ही हो रहा है? क्यों आप सिर्फ कसूर में नहीं हो रहा, और भी मुख्तलिफ शहरों में कसूर को आप एक तरह से आप कह रहे हो कि इट्स कसूर इज अ हब ऑफ दैट. इस्लामाबाद में भी होते हैं. इस्लामाबाद में ये सब सारा कुछ होके डार्क वेब पे जाता है. बिल्कुल होते हैं. आई मीन दिस इज समथिंग दैट हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं. ये डार्क वेब, ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर फुल ऑफ इट. एंड वहाँ पे जब आप जाके सबसे पहले चाइल्ड अब्यूज या कुछ भी इस तरह का कसूर पाकिस्तान कम्स फर्स्ट. रियली मतलब जिस तरह YouTube पे ट्रेंडिंग में आ रही होती हैं चीजें, कसूर पाकिस्तान चाइल्ड पोर्नोग्राफी कम्स फर्स्ट. इट्स सैड बट इट्स ट्रू. Have you ever visited any dark web? I have not, but I do know people who have visited the dark web, and they've seen the trends and they've talked about it. But इस पे कभी कोई काम नहीं होता है, because it's not that simple. We live in a country where no rules or laws are implemented. I have heard lots of things about dark webs, people slaughtering people, and people paying to watch that. People paying to watch that. People paying to. ये किस तरह की फेटिश है मतलब यार, ये क्या फेटिश की सिर्फ बात नहीं है. It's extremely, this exposes really dark side of human nature. Every person has a yin and yang, you know. There is light in every one of us. There is dark in all of us. We have to consciously choose to do the right thing. But then there are so many among us who consciously and actively choose the dark side. They become wild in that process. They enjoy seeing others in pain. और ऐसे लोग वाकई इस चीज़ से बेनिफिट करते हैं और अपने आप को खुशी महसूस होती है उनको. सेटिस्फैक्शन होती है, इनर सेटिस्फैक्शन दूसरे को तकलीफ में देख के. हाँ, इसलिए भाई सबको अपने इनर चाइल्ड पे काम ज़रूर करना चाहिए. थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए. अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज ज़रूर करना चाहिए. ये वापस से एक तरह से हम ना ये बात वहीं पे लिंक कर रही है जो हमने कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बात की थी. हाँ, है ना. कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन भी से हर चीज़ घूम फिर के आपके दिमाग पे आती है. ठीक है, अगर ये ठीक होगा आप फिजिकली ठीक होगे, आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छा करोगे. अगर आप मेंटली तौर पे ठीक नहीं हो, आप डिस्टर्ब हो, या आपके साथ कोई एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ बुरी आदतें पैदा हो गई हैं, या आप किसी चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए ना. ये आपकी अपनी जो ज़ात है, इट हैज़ सम वैल्यू. आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है. यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर सोल. यू हैव टू नरिश इट. आपको अपना ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है. आपको कॉन्शियसली अच्छी चीज़ें अपने लिए चुननी है जो आपके लिए मेंटली तौर पे आपके लिए अच्छी हैं, इमोशनली आपको फुलफिल कर रही है और फिजिकली आपको फिट रख रही है. तो अगर ये चीज़ ठीक नहीं है ना, कुछ भी ठीक नहीं है. हर चीज़ आपकी चॉइसेस तक गलत होती है. हेरा बात वहीं आ जाती है ना, पैसों पे आके बात रुक जाती है. वो जो दूसरा होता है आपके ऊपर वाला, वो आपको ऑप्रेस करता रहता है. आप होते रहते हो क्योंकि आपको पैसे चाहिए होता है. आपकी मजबूरी बन जाता है एक तरह से. यार बिल्कुल. आई थिंक अगर कॉर्पोरेट की बात की जाए तो मतलब ये सारी चीजें एक तरह से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है. हाँ, जो हम कह सकते हैं. जो जितनी भी हम बात कर रहे हैं कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, मैं वही सोच रहा हूँ बात करते हुए. Everything is connected in this universe. I think yet what we know is literally a small dot in
there's so much we don't know. And of course हर चीज़ whether politically आप उसको देखो, social aspect से देखो, corporate world में देखो, अपने personal individual level पे देखो, everything is interlinked with each other and everything comes to the point where it comes to yourself. आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर काम करो. You will be the finest project of yourself. Of your own self. Of your own self. ये सिर्फ वो एक random Instagram quote नहीं है, वाकई हकीकत है. अगर आप अपने ऊपर अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाओगे ना, फिर भी आप अपनी जो greatness of your character है ना, उस पे आप पहुंच नहीं पाओगे. ठीक है, आपको टाइम लगता है एंड रिफाइन होते हो आहिस्ता आहिस्ता. अब हीरा ऐसे ही तो नहीं बन जाता ना. हीरा फिर घुमा के ले आया मैं. ये कौन लेम इंसान है, इसको किसने लाके यहाँ पे बिठा दिया है. बस ओए नहीं, क्या हूँ, क्यों आई हूँ मैं, क्या कर रही हूँ. हाथ भी लाल हो गए. हाथ भी लाल हो गए. सर्दी लग रही है इनको, सर्दी से हाथ लाल हो गए. मैं इतना तेज किया है, एसी बंद कर. तो बंद कर दिया, अब तो बंद कर दिया. अब मैंने किया ना, तुमने नहीं किया. मैं देख रहा हूँ रिंग अच्छी है आपकी माशाल्लाह बहुत ना. जो ये आपकी अपना ज्वेलरी ब्रांड भी है. हाँ. किस नाम से? रीजिया. रीजिया REGIA. रीजिया का मतलब होता है रॉयल्टी. In your own skin, you know, you feel at your best. It gives you sort of confidence when you wear it. Yeah. Whatever vibes with you. So this ring is one of our signature rings. It's called the Emperor's ring. फ्रेम में दिखा दो थोड़ा सा ना इसको. अच्छी लग रही है मुझे. Yeah. ठीक है. तो मतलब ये सारा कुछ कैसे बैलेंस करती हो यार? जगल करती हूँ, आदत है शुरू से. कब उठती हूँ यार, मुझे रात में तो जाग रही होती हो. पसंद है. नहीं, रात में तो जाग रही होती हो. तुम्हें बड़ा पता है. हाँ. खुद को बताया था. यार मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना जल्दी सो सकूँ मैं सो जाऊँ. ठीक है. वो जल्दी कितना होता है? 11, 12, 1 के बीच में. ठीक है. 11 से 1 के बीच में. 11 से 1 के बीच में वीकडेज में, वीकेंड पे that can go on. वीकेंड भी सिर्फ एक दिन का ही होता है. नहीं, ऐसा नहीं होता कि दिन में सो के गुजारती हूँ. लिटरली मैं 5-6 बजे. नहीं 5-6 बजे की बात नहीं होती है. मैक्स अगर वीकेंड है तो आई मैक्स स्लीप बाय 3. तो चलो सुबह चले गए ऑफिस, 6 बजे आपका ऑफ हो गया. ठीक है, फिर आपको अपनी एनजीओ भी देखनी है. आपको अपना जो आर्टिकल आप लिखते हो आपने वो भी देखना है. फिर आपका जो ज्वेलरी का ब्रांड है आपको उसका काम करना है वो भी. तो 24 घंटे में कितने घंटे अपने आप को कितने घंटे देती हो? अपनी मेंटल हेल्थ पे क्या करती हो? यार मैं अपने ऊपर संडेज अपने आप को देती हूँ. बस एक दिन देती हूँ अपने आप को पूरे हफ्ते में. वो दिन सिर्फ मेरा है. मैं अपनी नींद पूरी करूँगी. मैं कहीं मुझे बाहर कोई मज़े की चीज़ खाने के लिए जाना है, मैं वो वहाँ जाऊँगी. किसी दोस्त से मिलना है, दोस्त से मिलूँगी. सेल्फ केयर करूँगी. वो होता है ना, फुल बालों में तेल लगा के और अपना आप सब मैनी पेडी कर रही हूँ, घर पे कर रही हूँ या कहीं से करवा रही हूँ कुछ. तो संडेज आर फॉर मी. संडेज पे नो कॉम्प्रोमाइज. आई गिव माई सेल्फ दैट डे. और मैं रिलैक्स भी करती हूँ उस दिन. कोई अच्छी मूवी भी देखती हूँ, टीवी शो भी देखती हूँ. वो मैं एक सवाल पूछूं. अच्छी मूवी की बात आपने की ना, मैं लास्ट पॉडकास्ट मैंने की थी जबरान नासिर साहब के साथ. तो उनकी वाइफ है मंशा पाशा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. उनकी एक फिल्म थी अभी भी, वो आपने शायद देखी हो, लाल कबूतर. मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं लेकिन मैंने एक सवाल है मेरा, लाल कबूतर में कबूतर का नाम लाल क्यों? मैंने देखी नहीं है. तो क्या था ये क्या था? डिसाइड कर लो ना, फैज ही हो जाओ. फाइज क्यों हो जाओ? फैज अहमद. फैज इज माय फेवरेट पोएट. फाइज अहमद फाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. कबूतर लाल क्यों था? ये रिडल है, ये पहेली है. ये सवाल है. रिडल क्यों? ये सवाल है भाई. तुमने उनसे पूछा? मैंने आपसे पूछा है कबूतर लाल क्यों है भाई. कबूतर आपने देखा है? मेरी फिल्म नहीं है, मुझे क्या पता. आपने कबूतर देखे हैं ना? हाँ. किस रंग के होते हैं?
सफेद काले ग्रे। हाँ? तो आपने क्यों नहीं कबूतरों के राइट्स पे आवाज उठाई कि क्यों तुम कबूतरों की नस्ल कशी नहीं, सॉरी, मतलब ये वही बात ना, रंग और नस्ल के ऊपर बात आ रही है। कबूतरों के रंग नस्ल पे बात कर रहे हैं। तुम फनी होने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, हंसी तुम्हें भी आ रही है, रो खड़ी हो। This is a smile of misery. That made you laugh. My own joke made me laugh, not you. No. Who started it? Me. No. Who started it? No. Anyways, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। आगे। तुम्हारे एसी चला दिया मैंने। अभी फिर थोड़ी देर बाद जो है वो लाल होना शुरू हो जाएंगे। यार अब मैं क्या कर सकती हूँ? My hands are still red. I can't help it. It's the temperature of the room. हेरा, एक बात बताओ, औरत मार्च के सपोर्टर तो हैं आप, पहुंची हुई होती हैं हमेशा। जी। आपकी स्नैप्स भी देख रहा होता हूँ मैं, स्नैपचैट पे भी देख रहा होता हूँ मैं, हर जगह। अभी तो नहीं हो रही औरत मार्च? अभी नहीं होगी, मार्च में होती है वुमेन्स डे पे। लास्ट ईयर हुई थी। हाँ। लेकिन इतना क्राउड नहीं था। ये डिपेंड करता है, हर साल का आप लोग मसले इतने कर देते हैं। हम लोग कहाँ से हो गए? मैं तो एक जनरल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं तो जनरल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह ही नहीं रहा कि मैं उसके खिलाफ हूँ या मैं उसके सपोर्ट में हूँ, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि बल्कि अगर अच्छी चीज़ है तो तुम सपोर्ट में हो उसके, तुम सपोर्ट कर। अगर आउटकम अच्छा आ रहा है तो हाँ मैं सपोर्ट करूँगा। क्या आउटकम आना चाहिए? क्या आना चाहिए आउटकम? पहले मुद्दा ये है कि किस चीज़ पे बात हो रही है। वुमेन राइट्स पे बात हो रही है। औरत मार्च की डिमांड्स होती हैं, 50 डिमांड्स होती हैं, ठीक है? उसके अंदर हर एक इशू के ऊपर एक डिमांड होती है कि ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या डिमांड्स होती हैं? अब मुझे रट्टी तो नहीं हुई है ना, दो चार ऐसी बता दो। फॉर एग्जांपल हकूक के बारे में होती है, औरतों का प्रेजेंस जो है वो पॉलिटिकली भी होना चाहिए। इधर फलानी जगह एजुकेशनल चीज़ पे बात की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बात की जाती है, एसिड अटैक विक्टिम्स जो है उनके राइट्स पे बात की। लेकिन हाईलाइट वो चीज़ें तो नहीं होती। तो लोगों को चाहिए ना कि वो चीज़ें पढ़ें, ना कि एक चीज़ को देख के कंक्लूजन पे पहुंचे। बस एक चीज़ दिख गई है कि हाँ, एक थ्रेटेंड फील कर रहे हैं कि हाँ, पोस्टर्स लेके अगर खवातीन एक दिन निकल आई हैं औरतों के आलमी दिन वाले, वो भी वुमेन्स डे वाले दिन वहाँ निकल आई हैं और बस ये बोल रही है कि भाई ट्रीट वुमेन लाइक ह्यूमन बीइंग्स। उसके अलावा बराबरी की बात हो रही है ना। देखो यार, मेरी see one thing that we need to understand, patriarchal जो है ना, या जो पेट्रियार्की है, वो मर्द या औरत नहीं है। पेट्रियार्की एक सिस्टम है जिसके विक्टिम्स मर्द और औरतें हैं, और ख्वाजा सरस तो सबसे ज्यादा है। पेट्रियार्की की जब बात होती है तो पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों आता है कि मर्दों के खिलाफ बात हो। पेट्रियार्की क्या है ये समझा दो एक बार लोगों। पेट्रियार्की एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को कहते हैं जिसमें मर्द अपने आप को सुप्रीम समझता है और वो अपने ऑर्डर्स कन्वे करता है औरत, और वहाँ पे औरत ऑप्रेस होती है। एंड सैडली मुझे ये कहना पड़ा, पाकिस्तान इज अ रिग्रेसिव सोसाइटी फॉर वुमेन and it's not something to be proud of. It's not something because जहाँ पे ऐसे मुल्क में जहाँ पे या ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे एक औरत का घर से निकलना मुश्किल है, उसको, मैं अपने ऑफिस के लिए सुबह घर से निकलती हूँ, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में जाती हूँ, अपनी गाड़ी में आती हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक टेसर गन रखती हूँ अपने पास, मैं फिर भी पेपर स्प्रे रखती हूँ, मैं कहीं भी खाना बनाना पड़ सकता है। अच्छा सॉरी यार, ये कैसे होस्ट है? सॉरी कहीं भी स्प्रे करना पड़ सकता है, सीरियसली। सॉरी यू कैन कंटिन्यू। आ गई थी मुंह में, बहुत देर से किया नहीं था कुछ। नहीं तो जरूरी नहीं होता, जब आए तो कंट्रोल करते हैं। नहीं सही बात बिल्कुल ठीक है, बात तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे एक औरत सेफ फील नहीं करती है, आपको in every 40 minutes a woman is raped in Pakistan. Every 40 minutes a woman is raped in Pakistan.
सो आपको तब बुरा लग रहा है जब एक औरत बोल रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो चीज आपको बुरी लग रही है ऐसी सोसाइटी में, तो जाहिर है ना, इट मेक्स ऑल सेंस। बात ये है कि उसको कंसीव कैसे कर रहे हैं लोग। बात ये आपने जो बात कही ना, दैट्स अंडरस्टैंडेबल और वो बिल्कुल सही है। आपका जिस्म है, आपकी मर्जी है यार। क्योंकि आपका पॉइंट ये है कि मैं कौन होता हूँ कि आपके कंसेंट के बगैर आपको उंगली भी लगाए कोई, लेकिन उसको मतलब तो कंसीव किस तरह करके फिर उस पूरी औरत मार्च को किस तरह से गलत वो कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि सिर्फ उसका नाम खराब करने के लिए कुछ बहुत उल्टे सीधी बातें कर देते हैं, उल्टे सीधे प्ले कार्ड्स लेके घूम रहे होते हैं। यार हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए जो प्लेकार्ड्स होते हैं ना, उनके पीछे न्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस हुआ था कि अपना खाना खुद करें, दैट्स बिकॉज गुजरांवाला में एक आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया था जस्ट बिकॉज उसने उसे ठंडा खाना दिया था। तो भाई खुद गर्म कर लो, कैसी कौन सी बड़ी बात है कि भाई आपको एक पता नहीं, यहाँ तो नवाब है, बिठा दिया जाए एक तख्त पे कि हाँ भाई इनको उनके सुलेमानी तख्त से उतरने से पहले इनके सामने हर चीज़ हाजिर होनी चाहिए। ऐसा क्या आपने उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा क्या आपने अचीव किया है कि आपको एक लिटरली मैनिक्विन बन के रहना है और आपके सामने वुमेन मस्ट सर्व यू। वो शायद ये समझता है कि सिर्फ मर्द होना सुप्रीमेसी है इसकी। देखो इस्लाम में भी अगर रिलीजन ने आपको जो है प्रोटेक्टर्स का लक़ब दिया है ना, वो इसलिए नहीं दिया है ताकि आप हर जगह पे औरतों को जलील करो। प्रोटेक्टर्स का मतलब ये है सो दैट यू कैन गिव दैट काइंड ऑफ protection, the sense of security to women in your life. That woman can be your mother, your daughter, your sister, your wife or your friend, colleague, anyone. आपके आसपास जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर वो आपकी सोहबत में, आपकी कंपनी में सेफ फील नहीं करती हैं, आप किस किस्म के मर्द हो? क्या आप अपने आप को मर्द भी कह सकते हो? हाँ, मेरा ख्याल है कि मतलब आप अगर हम दो स्ट्रेंजर्स अगर हैं और हम सिर्फ बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या फिर मेरे बात करने का तरीका ही ऐसा है कि आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हो, है ना, तो फिर शायद मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको डेफिनेटली कि यार मेरे साथ अगर इस कमरे में इस वक्त 2 लड़कियां मौजूद हैं और वो कंफर्टेबल ही नहीं है, उनको सही नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि यार इस बंदे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो देयर समथिंग रॉन्ग विद माय बॉडी लैंग्वेज, देयर समथिंग रॉन्ग विद माय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड माय ओन लैंग्वेज, कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मेरे अल्फाज किस तरह के हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि लेकिन सोचते हैं, आपने देखा है कि इस तरह से कोई लोग, कोई लड़का, कोई शख्स इस तरह से सोचता है? यार बिल्कुल सोचते हैं। Some men are very considerate and they create allies and they are always standing in the first queue, चाहे वो औरत मार्च हो, चाहे वो किसी किस्म की भी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही हो जिसमें ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की जा रही होती है, they regard you, they respect you, there are people of all kinds। तभी तो मैं ये कह रही हूँ पेट्रियार्की एक सिस्टम है, ये मर्द और औरत नहीं है पेट्रियार्की। men and women they both are victims of patriarchal system। आपको पता है पेट्रियार्की ने मर्दों को भी उतना ही डैमेज किया है। आपको जो कहा जाता है बॉयज डोंट क्राई, तो तुम मर्द बनो यार। क्या तुम मर्दों के रो रहा है, ये लड़कियों के रो रहे हो? अबे औरत, एक मैंने मतलब वो रो रहे हैं तो अबे औरत है। हाँ, रो रहे हो तो मतलब इट्स सीन एज अ वीकनेस। इंसान की जो बॉडी है ना, वो मैं तो खैर बहुत उससे रिलेट कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि हर लड़का ही कर सकता है। इंसान की जो बॉडी है ना, वो अल्लाह ने पहले इंसान बनाया, उसके अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों क्वालिटीज डाली है। जस्ट बिकॉज तुम रो रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रो नहीं सकते हो क्योंकि तुम एक मर्द हो। ये किस किस्म की एनालिसिस है? इसी चीज़ ने, इसी सोच ने मर्दों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन हमारी सोसाइटी में भर दी है और वो किसी ना किसी तरीके से फिर निकलती है, वो किसी ना किसी तरह से प्रोजेक्ट होती है।
क्योंकि वो चीज़ जो सिस्टम आपको रोकता है, सिस्टम ने आपको भी उतना ही डैमेज किया है जितना कि औरतों को किया है, औरतों को ज़्यादा किया है, लेकिन आप भी उसके विक्टिम हो यार। तो पेट्रियार्की के खिलाफ तो आपको और हमें मिल के खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम हमारी सोसाइटी को एट लार्ज अफेक्ट कर रहा है, करता आ रहा है, कर चुका है। इससे मजीद क्या होगा, आई डोंट नो। बात यही है ना हिरा कि जिनकी जिम्मेदारी है लोगों के सामने लाना औरत मार्च या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो उसको उसकी जो सही हकीकत, एक हकीकी उसकी जो पोजीशन है उसमें नहीं लेकर आ रहे। जैसे आपने कहा वो अपना खाना खुद गर्म कर लो, इस तरह के बहुत सारे स्लोगन्स जो हैं उनके पीछे कहानियाँ हैं, पूरी पूरी कहानियाँ, और बहुत दर्दनाक कहानियाँ ऐसी है। लेकिन वो उस तरह कंसीव नहीं कर रहा इंसान, क्योंकि जो करवाने वाला है उसको कंसीव इस तरह करवा ही नहीं रहा है। यार आई जो अंडरस्टैंड। नैरेटिव बिल्डिंग होती है ना एक, वो ही गलत हो रही है मेरा ख्याल है। आप क्या कहती हो? यार मैं आपसे कम्प्लीटली अग्री तो नहीं करूँगी इस बात पे, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी इतनी सेल्फ अवेयर नहीं है, या इतनी यू नो इन ऑल द ट्रू मीन्स एजुकेटेड नहीं है एट लार्ज कि वो इस तरह के स्लोगन्स को डीप लेवल पे समझ सके। सिंपल लेके अगर आप लाओ तो वो ज़्यादा समझने में आसानी होती है, बिकॉज जो छोटी सी बात का बड़ा इशू बनाते हैं वो मोस्टली वही लोग होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है किसी चीज़ के बारे में। तो हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि उन चीज़ों को एक सिंपलर वे में आगे कन्वे किया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह की कोई न्यूज़ पहले आई भी है तो इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा बनाने वालों को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये बोल क्या रहे हैं। बिकॉज इशू बनाने वाले देखें किसी बात पे भी इशू बना देते हैं, उनको इस चीज़ से भी मसला था कि वाई अ वुमन इज क्लेमिंग ऑल हर राइट्स ऑन हर बॉडी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इशू बनाने वालों को तो इस पे भी मसला था। इशू बनाने वालों को शख्स मेरे जहन में आ रहा है इस बात से, मेरे दिमाग में 50 ऐसे शख्स आ रहे हैं। नहीं एक शख्स बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे इस मेरे जिस्म मेरी मर्जी पे। अच्छा क्या बात हो रही है? किनकी बात हो रही है? आपको पता होगा, एक मशहूर राइटर है, अपनी कहानी लिख रहे हैं अभी वो। देखें उनको तो कोई बीमारी है ना, वो धूप में नहीं निकल सकते। मैं वही कह रहा था कि उनको तो कोई बीमारी है कि वो धूप में नहीं निकल सकते, और डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको किसी से मिलना है, स्पेशली अगर आपको किसी लड़की फीमेल से मिलना है, तो आपको रात के 3 बजे के बाद जाना होगा। बड़े मजलूम है वो। आप हंस रहे हैं? हंसो नहीं यार, मजाक नहीं उड़ाओ ऐसे। जब मैंने वो सारी चीज देखी, खैर देखिए एक चीज है हिरा, गलत तो है, ठीक है, जो भी हुआ गलत है, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ, क्या हुआ उनके साथ जो हुआ था, मार कुटाई लूट फूट जो कुछ भी हुआ, और बैकग्राउंड उसका जो भी हो, ठीक है, वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव वो रखता है, लेकिन मारना किसी को या उसको लूटना घसूटना वो तो गलत है, मानती है ना आप? लेकिन मैं एक और चीज भी मानती हूँ। क्या? What goes around comes around. What goes up must come down. बात सही है, लेकिन मैंने एक चीज देखी, वो मुझे उस पर मेरे दिमाग में बहुत वो आ रहा था कि जब उन साहब की कोई भी फेसबुक पे रील आती है तो बहुत सारे लड़के जो है ना वो कमेंट्स में लिखे होते हैं या फिर उन्होंने कैप्शन में कि किंग और ये वो इस तरह की चीजें लिखी होती। जब मैं ये वाली न्यूज़ देख रहा था ना, मैंने कहा अभी कहाँ हैं ये सारे? किंग कहाँ है? अभी ये सारे लड़के किधर हैं? ये किंग उनका क्यों रात के रात सिग्मा मेल, अल्फा मेल, यार मुझे तो ये आजकल की टर्म्स नहीं समझ आती। अल्फा, सिग्मा, बीटा, ये क्या है यार? इंसान के बच्चे बनो, यही काफी है। ये सिग्मा अल्फा बीटा पे बाद में जाना, पहले इंसान तो बन जाओ ढंग के। हमारी लाइफ जो है ना मीम्स से बहुत ज्यादा जुड़ चुकी है। कुछ लोग चलते फिरते मीम्स होते हैं, देखा? वही तो। हाँ, जिस तरह ये खलीलुर रहमान। ओ, मैं तो पता नहीं, मैं तो नाम नहीं लिया था। मैंने नाम ले दिया, कोई मसला नहीं है। कैसे लगता है आपको ऐसे वो, मतलब बिसाइड्स कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दी, उनकी राइटिंग कैसी लगती है, उनके ड्रामे वगैरह? रिग्रेसिव,
लंदन नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, जिसमें ऐसे तो उनके ड्रामाज होते हैं जिसमें एक औरत को 2 टके की औरत बोला जाता है, जिसपे मर्द हजरात खड़े होके वाह वाह तालियां बजा रहे होते हैं। ये मेरा ख्याल है कि मतलब ठीक है, एक वो तो फिक्शन है, उसमें एक आपको लाइन पता है है, इस लेकिन फिक्शन को किस लेकिन तरह से हाँ, रोमांटिसाइज किया गया है हमारी सोसाइटी में। आप कहते हो कि आपके ड्रामाज जो होते हैं वो आपकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होते हैं, तो सोसाइटी कौन बनाता है? राइटर्स। क्या? ठीक है। तो अगर इस तरह की, आपको पता है इसके बाद ये डायलॉग कितना पॉपुलर हुआ था, हर दूसरा मुझे मेरे 1-2 कॉलीग्स ऐसे ये लफ्ज बोलते हुए नजर आए थे किसी फीमेल कॉलीग के लिए। छोड़ो ये तो 2 टके की। दैट्स अनदर टॉपिक कि वर्कप्लेस हरासमेंट का। वेल तो ये सारी चीजें अगर कॉलीग को आप ये बोल रहे हो इस तरह से, मजाक में ही बोल रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो घटिया मजाक है, बहुत ही घटिया मजाक है। घटिया मजाक क्या, ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए किसी को। आप किसी इंसान की जात के ऊपर इतनी गलत लफ्ज आप यूज कर सकते हो, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, वर्क प्लेस और नॉट। सर्टन थिंग्स कैन नॉट बी निगोशिएटेड। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे रिस्पेक्ट होती है, जैसे कोई भी रिलेशनशिप होता है आपका आपके लाइफ में, आपका आपके पेरेंट्स के साथ, आपका अपने कॉलीग्स के साथ, आपका दोस्तों के साथ, या आपका अपना कोई पर्सनल रिलेशनशिप होता है। इन एनी वे रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। दैट इज समथिंग बहुत ज़्यादा लैक करती है ना हमारे यहाँ, और किसी को इज्जत देना अपनी भी बेइज्जती समझने लगता है। और आप किसी को इज्जत क्यों कब नहीं देते? आप किसी के डिसरिस्पेक्ट तब करते हो जब इनसिक्योर फील करते हो, जब इनसिक्योर डेफिनेटली फील करते हैं। सेकेंडली व्हाट आई ट्रूली बिलीव, जब आप किसी को अपने बराबर इंसान नहीं समझते, आपको नहीं लगता कि वो बंदा या औरत, मर्द या औरत सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जो मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। मतलब कि आप पेशेंट हैं, आप एक मरीज हैं कॉम्प्लेक्स के, अब आइदर वो इन्फीरियरिटी हो या सुपीरियरिटी हो। एक मजे की बात मैंने सुनी थी, मुझे भी सुना दो। सुना रही हूँ ना। अच्छा। तो one of my really good friends, she is a psychology student and she is an aspiring psychologist. She is amazing honestly. उसने एक बात मुझे बताई थी that actually is very deep, कि inferiority complex जो होता है ना, या superiority complex जो होता है, it is interconnected. How? हम usually कहते हैं ना कि अच्छा this person has superiority complex, so this person looks down upon people. Why? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। वो अपने आप को ऊंचा क्यों समझते हैं? क्योंकि deep down he thinks he is not worthy. Deep down he is insecure. Deep down he thinks of himself as an extremely inferior I have to this the other observation person. as well. तो जो जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, डीप डाउन उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी शॉकिंग। इट केम टू मी एज अ शॉक जब उसने मुझे बताया कि देखो एरा ऐसे होता है, अगर कोई बंदा अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, डीप डाउन ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज एन इन्फीरियर पर्सन। दैट्स व्हाई वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाता है, और जब वो दूसरे को नीचा दिखाता है, एक उसके ईगो बूस्ट मिलता है, वो अपने आप को कोई महान समझता है, वो कहता है अच्छा मैं हूँ, मेरी वाह होनी चाहिए, मेरे बारे में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी फेल्ड रिलेशनशिप्स इन आवर सोसाइटी। यही ना, क्योंकि हम होते हैं मरीज, लेकिन हम ये पकड़ नहीं पाते, या फिर हम इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि हमें ये मर्ज है, क्योंकि हम इस चीज़ को मर्ज समझते ही नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स होना भी एक मर्जी है। और किसी चीज़ को पता है आप कब तक सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक बहुत गहरी बात है जो कि मुझे भी, डूब तो नहीं जाऊंगा, स्विमिंग आती है तुम्हें? देखना पड़ेगा कितना गहरा है। अच्छा सही है। तो मैं ये कह रही थी कि क्या तुम भुला देते हो? आप कह रही थी कि गहरी बात है, गहराई में डूब गया था मैं, निकल कर आया हूँ, तो आपको बात, मैं बाहर निकल के आया तो बात ही नहीं है आपके पास। इसमें क्या बोल सकती हूँ? इतनी गहरी थी।
ऐसी लेम बातों का मेरे पास कोई जवाब है नहीं। अच्छा हाँ। चलो मैंने दोबारा घुमा के ले आता हूँ वहीं पे कि ये एक तरह का मर्ज होता है कॉम्प्लेक्स जिसको हम एक्नॉलेज करते नहीं है, मर्ज में मुब्तला रहते हैं और जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे कोशिश कर रहे हो मुझे बात याद दिलाने। एग्जैक्टली जब तक एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे हम कि यार मुझे एक अभी जैसे मुझे चिकनगुनिया हुआ हुआ है, फीवर हुआ हुआ है मुझे, ये वो कंटेजियस तो नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं होता भाई, मॉस्किटो बाइट से होता है। मैं लेके घूम रहा हूँ मच्छर अपने साथ, मैं भी आपको जाते हुए कटवा लूंगा। तो अपनी बात कर रहे हो? अपनी बात कर रहे हो? आपको लगता है मैं काटने वाला हूँ? नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक आपको बीमारी का पता ही नहीं होगा, एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो इलाज कैसे करोगे? इलाज नहीं कराओगे तो सारी जिंदगी मरीज ही रहोगे। There's this one thing. Everything starts with acceptance. Every single thing. बहुत मुश्किल होता है ना एक्सेप्ट करना लोगों के। एक्सेप्ट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे तो प्रोग्रेस होगी। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस का इशू हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो या आपका अपना ज़ाती मसला हो, आपकी अपने से जंग हो। इंसान की अपने से भी तो जंग होती है, अपने से सबसे बड़ी जंग होती है। इंसान हर लेवल की जंगें कर ले। Men used to go to wars, you know, we say, and now look at men, they're even scared to cry. यार अब तो लोग बात समझते नहीं है ना कि हर दौर में चीज़ों का तरीका बदल जाता है। हाँ। वो समझते नहीं है ना। और फिर खैर मैं अब गहराई में नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर बात जो है वो उन टॉपिक्स पे निकल जाती है कि जो मैं और आप दोनों ही प्रेफर नहीं करते कि हम बात करें ऑन कैमरा उन चीज़ों पे, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। लेकिन वही है कि हर ज़माने में हर दौर में चीज़ें करने के तरीके अलग हो गए। और अब तो ये अगर चलो जंग की बात करो तो 5th जनरेशन वॉरफेयर है। अब वो वाला थोड़ी है तलवारें या गन, अब तो गन्स का भी वो नहीं है, आप यहाँ पे बैठे हो बटन दबाया हमला कर दिया। वो वाला AI का दौर चल रहा है। AI का दौर, आई थिंक गन्स अब तब भी चलेंगी जब there is human beings versus AI, which is not so far I believe. I think ये भी एक टाइम आएगा जब एलन मस्क ने अपने लिए गर्लफ्रेंड बना ली, मतलब मैंने भी देखा था। क्या कि AI है कोई? AI रोबोट है। This is Black Mirror coming to life. This is literally. Have you seen Black Mirror? Yeah. So in that, you know, each and every episode is. It's scary. It's so alarming. Not scary, but yeah, it's alarming. Not scary, but alarming. हाँ मतलब अब scary का मतलब ये तो नहीं है सामने डायनासोर खड़ा हुआ था। हाँ थोड़ा सा वो हो जाता है बंदा कि यार shit, this can actually happen. तो मुझे तो अब जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, मुझे लग रहा है हाँ 10 साल पहले या 6 साल पहले ब्लैक मिरर की फलानी सीजन की फलानी एपिसोड में ये हुआ था, अब वो चिप्स भी बन गई हैं, अब वो AI रोबोट्स आ गए हैं। मैंने भी वो चीज़ देखा, मुझे ब्लैक मिरर वगैरह का हुआ। और एक सिम्पसन्स वाली कॉन्स्पिरेसी वो भी काफी हद तक होती है। It's crazy. Sometimes it's really crazy how you sit and wonder how the world works. खैर ये बहुत I think I am coming up with another topic which is really vast and huge. मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ दोबारा बैठूं और हम उसके ऊपर बात करें। ठीक है। क्या? That's Illuminati. Oh. Yeah. Okay. What? क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में क्या बात करनी चाहिए? There are some certain groups or maybe some powerful elites could be who are running the world system. Okay, yeah. तभी जो है वो चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा मतलब वो हो जाती हैं, प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। यार honestly मैं अपनी colleagues के साथ अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रही थी and we were discussing कि मतलब क्या like whatever is happening in the world these days, it's very distressful. अब जैसे कोई Instagram खोलते हो to find some light-hearted content, लेकिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपके सामने आती है, चाहे वो climate change से related हो, कोई current affairs related हो, और disheartening होती है, something that's very distressful and it brings your mood down और
और आपको इतना लो कर देती है कि यार ये भी हो रहा है, ये भी हो गया, रह क्या गया अब। तो वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई रिमेंबर अस टॉकिंग के मतलब मैंने उनको बोला कि भाई तुम्हें क्या लगता है, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि दज्जाल कोई एक अनोखा बंदा आएगा जिसके माथे पे एक आंख बनी होगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द वर्स्ट इज हैपनिंग ऑलरेडी। मैं इसमें बात नहीं करूंगा, मैं अच्छा ऑफ कैमरा कर लेंगे। अच्छा छोड़ो, चलो ठीक है। लेकिन हाँ दिस इज क्वाइट अलार्मिंग जो आजकल जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हो तब तो एक दो दफा तो मेरे माइंड में ये भी आया कि आई शुड डीएक्टिवेट माय अकाउंट। तो काम चल रहा है, हम आपका मेरा हमारा तो काम ही बस एक वही चीज रोक लेती है। वही चीज़ मैं बहुत बार मैंने सोचा आई शुड गो ऑन अ डिटॉक्स फॉर लाइक 30 days, लेकिन मसला ये होता है कि जब कोई केस आता है इस तरह का एनजीओ रिलेटेड वो आप अपने ऊपर ले लेते हो, एक तरह से हावी कर लेते हो। वो आपको कनेक्ट करना होता है डोनर्स के साथ, आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करनी होती हैं, आपको दैट्स हाउ यू एंड मोस्ट ऑफ द businesses, most of the work, it's very much connected to social media these days, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री कुछ भी हो अब सोशल मीडिया के बगैर आप नहीं रह सकते। आप वहीं से क्लाइंट्स बना रहे हो, लीड्स बना रहे हो, कर रहे हो तो आप उसको टेक्निकली आप छोड़ नहीं सकते हो बट ये मैं करूँगी। I will do it soon. I want to go on a detox. I want to touch the grass and feel a little nature. मैं थोड़ा इंसान होने का तो वो हो गया बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गई है। एवरीथिंग इज लाइक हाँ काम हो रहा है, हम जाते हैं अपने ऑफिस में टक टक टक, वी आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन 24/7, वी हैव आवर सेल फोन्स इन आवर हैंड्स 24/7 एंड सिमिलरली अभी मैं घर जाऊंगी तो मैं अपनी अम्मी से भी जो है इधर ही फ़ोन पे बात करूंगी। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कभी कभी लगता है मैं गलत ज़माने में पैदा हो गई। आपको होना चाहिए था 1950 में 40। I wouldn't have mind honestly. I would be happy living in 50s 60s। Yeah, I'd be happy. जंगें हो रही थी उस टाइम पे, तो अब नहीं हो रही। देखा मैंने उकसाया निकलवाने के लिए मैंने उकसाया। अब भी हो रही है, बस ये है कि उनका नेचर डिफरेंट है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि सबसे बड़ी जंग वही होती है जो इंसान अपने आप से करता है। क्या बात है इसी बात के साथ मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिसाइड्स मतलब मजाक वगैरह सब अपनी जगह। आई टोल्ड यू, आई इवन मैसेज्ड यू एंड आई टोल्ड यू आई फील रियली प्राउड ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई अपना दोस्त जो है उसको लोग एक्नॉलेजमेंट दे रहे हों, उसके काम को एक्नॉलेज कर रहे हों, एनलाइट कर रहे हों। तो मुझे समझ नहीं आता लोगों में ये जेलसी कहाँ से आ जाती है कि भाई ये क्यों कर रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मुझे तो अच्छा लगता है मेरा कोई दोस्त इस तरह से वो करता है। ऑनेस्टली मैं कोशिश ही करता हूँ कि शायद मैं भी ऐसा कर लूँ कि भाई मेरा भी कहीं मैं भी एक्नॉलेज हो जाऊँ। मैं धरती पे बोझ ना बनूं। मैं धरती पे बोझ ना बनूं। ये जरूरी था, मैं सीरियस बात कर रहा था ना, मतलब प्यार से कर रहा था ना मैं, लेकिन आप ठीक है टाइमिंग अच्छी नहीं है यार। ये टाइमिंग तुम्हारी भी कोई हर वक्त अच्छी नहीं होती है। इट इज व्हाट इट इज बट वेल नो ऑनेस्टली आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर डूइंग दिस एंड इट्स नॉट बिकॉज कि तुमने मुझे बुलाया है तो वेरी नहीं ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे लगता है कि इंसान की कैपेसिटी में और रीच में जो भी प्लेटफॉर्म हो ना वहाँ से वो कुछ अच्छा करे, चाहे भले वो बैठ के ऐसी कोई माइंडफुल कॉन्वर्जेशंस करे एंड किसी ना किसी तरीके से आप अवेयरनेस रेज कर रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस टू see people progressing and you yourself are doing a great job. So kudos to you for that as well and thank you so much for having me. No, it's my pleasure. Besides jokes apart, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन it's a pleasure having you and I'll be having you again Inshallah. for the topic I told you, Illuminati one. तो रिसर्च करके बैठेंगे दोनों, ठीक है? हाँ। सिम्पसन्स की भी 2-4 एपिसोड्स देख लेंगे साथ बैठ के। वो तो मैं देख चुकी हूँ। ब्लैक मिरर की भी देख लेंगे। ब्लैक मिरर की तो खैर ठीक है। I've been a huge
fan. But yes, I would love to come again and. और फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे हम आराम से। इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। आपको अगर मुझसे कोई सवाल करना है तो आप कर लें, वरना यार मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम बचपन से इतने लेम थे। नहीं, बचपन से मैं नहीं था। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जैसे कि एक लड़की ने HR में 5 साल पूरे कर लिए। वाह! मेरे पड़ोस में अंकल 40 साल से काम कर रहे हैं, कोई उन्हें नहीं पूछ रहा। मसला है किसी को इज्जत मिल रही है, किसी की तारीफ हो रही है, तो मसला है इस बात। देखा कितनी दूर से लाया हूँ। कोई और सवाल? बंद करो भाई। It was really nice having you and Likewise, it was very nice coming here and having a chit chat and a very candid one. Honestly, I really enjoyed. thank you so much, thank you so much. चलो यहाँ पर हम एंड करते हैं इसको। Thank you so much for watching till now. Bye.